शुरू बहुजन कीजिए। संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कल हमने बहुजन संवाद पर आपको जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो जन्म शताब्दी वर्ष था उसके समापन कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाने का काम हमने किया था। वो कार्यक्रम समाप्त हुआ। उस कार्यक्रम में भारत रत्न देने की मांग की गई, प्रस्ताव पारित हुआ और इसी बीच शाम को खबर आई कि भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया गया है। तब से लेकर अब तक तमाम सारे कार्यक्रम अलग अलग चैनलों के ऊपर हो चुके हैं। मैं अभी पटना में हूँ। पटना में 7 पार्टियों ने यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया। आज जनता दल यू का जो कार्यक्रम था उसमें बताया गया कि 5 लाख से ज्यादा लोग उसके अंदर शामिल हुए। वहां पर आकर के नीतीश कुमार जी ने बताया कि किस तरीके से वो परिवारवाद के खिलाफ में थे, सादगी का जीवन और ईमानदारी का जीवन वो जीने का काम करते थे। उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो पिछड़े वर्गों को या अति पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने का काम और शिक्षित करने का काम जो उन्होंने किया था, उन्हीं का जो फोकस था, उन्हीं की जो प्राथमिकता थी, उसको बढ़ाने का काम मेरी सरकार ने किया है। ये दावा नीतीश कुमार जी ने आज लाखों जो कर्पूरी ठाकुर जी के भी और उनकी पार्टी के नीतीश जी के जो समर्थक हैं उनके बीच में किया। इसके साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, आरजेडी का सम्मेलन था। उसमें लालू जी पहुंचे, तेजस्वी पहुंचे और लालू यादव जी ने कहा कि मेरी गोद के अंदर ही जो है कर्पूरी जी की मौत हुई थी और किस तरीके से हम उनके रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये बिहार के लोगों को, देश के लोगों को सचेत करने का काम किया कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति को मुख्य एजेंडा में लाने का काम किया था, उसके लिए आज बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली की सरकार से, संघ परिवार से उसका मुकाबला करने का काम करना है। इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है और स्वागत होना भी चाहिए। आज हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक जिसको सूट बूट वाली सरकार कहते हैं, 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति अगर एक ऐसे गुदड़ी के लाल कहा जाए या एक हजाम के या नाई के घर में पैदा होकर के 9 बार जनप्रतिनिधि बन करके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बन करके देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई को विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर आगे बढ़ाने वाले एक व्यक्ति के तौर पर कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राजनीति में स्थापित किया कि ईमानदारी के साथ भी, सादगी के साथ भी, जमीन के साथ जुड़कर, कार्यकर्ताओं के साथ में सोकर और जो है लिट्टी चोखा खाकर और चना चवेना चबाकर जेल के अंदर जाकर 48 साल तक संघर्ष करके और केवल 38 महीने तक सत्ता हासिल करने के बाद और कईयों साल जेल, आजादी के आंदोलन के दौरान और आजादी के बाद में जेल काटने के बाद भी इस देश के अंदर समाज जो है उससे मान्यता हासिल की जा सकती है। और जब मैंने बिहार के अंदर यहाँ पर बातचीत की, मैं परसों आया था पटना में और पटना के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से पूरा देश राममय था, लेकिन पटना को देखा कि कर्पूरीमय है। सब जगह पर पर्चा पोस्टर जो लगा हुआ था, हजारों पोस्टर लगे हुए थे, वो सभी पोस्टर कर्पूरी ठाकुर जी के थे। परसों से तैयारी थी। हमने जब पूरा देश राममय हो रहा था तो हमने यहाँ पर देखा कर्पूरी जी का किस तरीके से एक उन्हीं का आभा मंडल इस पटना के अंदर छाया हुआ था। और आज तो लाखों लाख लोग, ऐसा लग रहा था कि पूरा बिहार उमड़ करके पटना में आ गया है कर्पूरी जी के सम्मान में। लोगों ने ये बताया, लेकिन पटना के अंदर की जब भी 24 जनवरी आती है तो ऐसे ही लोग लाखों की संख्या के अंदर पटना आने का काम करते हैं, उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि अचानक कैसे याद आ गई भारत रत्न देने की कर्पूरी ठाकुर जी को। क्या मोदी जी को लगता है कि जो राम लहर है उसका असर बिहार में नहीं हो पा रहा है? क्या उनको ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा हावी हो गया है? जाति जनगणना जो कराने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, वो एजेंडा बहुत आगे चला गया है? क्या जिस तरीके से आरक्षण
का उन्होंने जो नया फॉर्मूला लेकर के उसे बढ़ाने का काम किया है आगे, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बन गया है। एक तरीके से उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक लगाने का काम किया, उसका क्या असर होगा, इसकी क्या ज़रूरत है, और क्या ये एक तरीके से जिसे कहते हैं कि एक रास्ता बनाने की कोशिश भी की जा रही है नीतीश कुमार के लिए। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें पूरे देश के अंदर हो रही है। हालाँकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो मन बना चुके हैं 40 सीटों के ऊपर। एक जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, और मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं और उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बिहार के अंदर जो गठबंधन काम कर रहा है वो एक अलग किस्म का मॉडल है। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी है, उसके अंदर लेफ्ट की पार्टीज भी उसके अंदर शामिल हैं, मतलब कांग्रेस भी है, सीपीआई एमएल भी है, और जनता दल यू तो है ही, और साथ में आरजेडी भी इसके अंदर है। मेरा मतलब ये है कि लोग ये मानते हैं कि ये जो एक मॉडल है, ये जो एक गवर्नेंस का मॉडल कहिए या फिर एक गठबंधन का जो मॉडल कहिए, इसी का एक्सटेंशन जो है वो इंडिया बना गया हुआ है। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है भगवंत मान ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलजुल करके लड़ने वाला है। लगभग 350 सीटों के ऊपर बातचीत लगभग तय हो चुकी है। आज जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के अंदर, उन्होंने कहा कि हम लोग जब राहुल गांधी की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, और जो है हमने सभी पार्टियों को उसके अंदर आमंत्रित करने का काम किया है, गठबंधन की पार्टियों को भी हमने बुलाने का काम किया है। हालांकि ममता जी ने कहा है कि हमें अभी तक किसी तरीके का निमंत्रण यात्रा का प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं इस जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तिवारी जी हमारे साथ में, जो नारायण जी जुड़े हुए हैं, जनता दल यू के हैं, पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसके सदस्य रहे हैं। लारी साहब जुड़े हुए हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जो है सोशलिस्ट, उनका भी बहुत स्वागत है। कैलाश मीणा जी जुड़े हुए हैं, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के बड़े योद्धा के तौर पर राजस्थान के अंदर जाने जाते हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी भी जुड़े हैं। अभी उनके यहाँ पर देहांत तो हो गया था, परिवार के से निकल करके आए हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के ऊपर मुझे लगता है कि जो ऐसे अध्येता हैं जिनका बहुत अध्ययन है, वो उसमें प्रोफेसर संदीप यादव का नाम देश के अंदर जाना हुआ नाम है। मैं आप सबका बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत करता हूं, और मेरा सवाल ये रहेगा संदीप यादव जी, सबसे पहले आपसे, कि आप जिस तरीके से एक दक्षिण भारत के अंदर स्टालिन जो हैं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के आज प्रतीक बन गए हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एक प्रतीक के तौर पर है सोशल जस्टिस का, वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनकी विरासत को लेकर के ये सरकार जनता दल यू और राजद की काम कर रही है। तो इस भारत रत्न को दे करके कितना जो है डेंट लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर उल्टा होगा कि सोशल जस्टिस की फोर्सेस और ज्यादा मजबूत होंगी? मैं अपनी तरफ से एक और बात कहना चाहता हूं। पहले भी मोदी जी ने ये प्रयास किया है। एक बार जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने कुछ एक पुरस्कार दिया था, फिर इसके बाद में आपको मालूम है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया। अब ये तीसरे एक बड़े समाजवादी हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिसको दिया। और यहाँ पर सब लोगों ने एक ही बात कही कि आखिरकार जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने सही माना है, मोदी ने सही माना है। भले ही आरक्षण का विरोध करते रहे, कई बार तो उनकी जान के ऊपर आन पड़ी कर्पूरी ठाकुर जी की, लेकिन आखिरी में मनुवादियों को भी लगा कि ये जो पॉलिटिक्स कर्पूरी ठाकुर करते थे, गरीबों की राजनीति करते थे और अति पिछड़ों को जो विशेष अवसर देने की बात करते थे, वही सही रास्ता है, वही समाज के हित में है। तो मैं चाहूंगा कि संदीप यादव जी, प्रोफेसर साहब अपनी बात यहाँ पर रखें, और तिवारी जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। ये एक मोदी जी की कितनी इससे राजनीतिक फायदा है ये मैं नहीं जानता हूँ। कुछ फायदा होगा उनको वोटों का, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सामाजिक न्याय, खास करके समाजवादियों की जीत है, उनकी विचारधारा की जीत है। खास करके समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका पूरे जीवन
माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पालन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री बनते ही, एक बार वो उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और वो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। और उसके बावजूद भी उनके अंदर वो चेतना थी, वो संवेदनशीलता थी, वो उनके अंदर जागरूकता थी कि उन्होंने वंचितों को हर तरह से न्याय देने के लिए अपने जीवन को खपा दिया। उन्होंने 8वीं तक शिक्षा फ्री रखी। सबसे पहले, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, सबसे पहले बिहार में शराब को बंद करने वाले वही व्यक्ति थे। जमीन, खास करके एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनसे जुड़ी हुई है कि ये सब बातें मैं किताबों के द्वारा जानता हूँ, लेकिन कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद कुछ अच्छी जानकारियां मिली, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ, मृत्यु 17 फरवरी 1988 को। उसी साल जनता दल का निर्माण हुआ था जब वो गुजरे। लेकिन 24 जनवरी 1924 के बाद वो भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल रहे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो भारत की आजादी से पहले एक बहुत ही समावेशी पार्टी थी, और संयोग से मेरे गाजीपुर के भी एक शख्स, एक महान व्यक्ति उस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्तार अहमद अंसारी साहब। और उस कांग्रेस पार्टी में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, एससीपी, जिसका कांग्रेस के भीतर जो समाजवादी सोच के लोग थे, उन्होंने गठन किया था 1934 में। जी, और कांग्रेस भारत के, सोशलिस्ट पार्टी, संदीप यादव जी। जी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, जी, थोड़ी सी कांग्रेस जुबान मेरी सोशलिस्ट फिसल पार्टी, गई। सीएसपी। जी जी जी, जी सीएसपी जी, 1934 में इसका गठन किया जिसका गया था, और पटना में गठन 1988 हुआ के, था अंजुमन इस्लामिया हॉल में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मुझे सुधारने के लिए, ऐसे ही बीच में टोक के सुधारिएगा। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्षमा करिएगा, 1948 में फिर उससे टूट के सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1955 में, 1964 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सोशलिस्टों का जो इतिहास है, और बेसिकली जो सोशलिस्ट धड़ा था, वो पूंजीवाद, वो साम्राज्यवाद, वो जमींदारी और किसी भी प्रिविलेज के खिलाफ था। अनड्यू प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं, यहाँ ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर उस धड़े के हिस्सा थे। और उस दौरान वो लंबे समय तक जेल में रहे, 76 दिनों तक जेल में रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में रहे, छात्र नेता थे। अच्छा, वो पेशे से शिक्षक भी थे, और आजादी के बाद फ्रीडम फाइटर भी हो गए, राजनेता भी थे। तो उनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा हुआ था। और कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अपने जीवन से एक मैसेज दिया कि एक्चुअली जो रिजल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप संघर्ष कितना करते हैं। और उससे सीखने की बहुत जरूरत है। उस इस भारत रत्न के भी बहुत मायने नहीं है आज उनके, क्योंकि वो भारत रत्न के बहुत बहुत ऊपर हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ये भारत रत्न भी जो दिया गया है, ये एक राजनीतिक पहल है। बीजेपी अपनी खिसकी हुई जमीन की तलाश कर रही है। अति पिछड़े, जैसा कि बिहार में 36% है अभी जातिगत सर्वे, जिसका बीजेपी विरोध भी कर रही है, गलत भी कहती है। लेकिन कुछ भी कहे, उसको मालूम है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। राम मंदिर, राम के भरोसे उसको रहना पड़ रहा है, राम का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वो जानती है कि इस सहारे के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है, खतरे में है। और इसके लिए मैं दो तीन मैंने बातें और रिपीट करूंगा कि ये नीतीश कुमार लालू यादव जी की जीत है, ये सारे समाजवादियों की जीत है, जो उसी स्कूल से निकले हैं। उसी स्कूल से वो एक कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला था, जो मुंगेरी लाल का उन्होंने जो कमीशन था 70 में बना, 76 में जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 78 में उन्होंने उसको लागू किया। उन्होंने 26% रिजर्वेशन में 10% बैकवर्ड कास्ट को दिया, 16% एमबीसी को दिया, और 3% जो अमीर अपर कास्ट, क्षमा करिएगा, जो गरीब उच्च जाति के लोग थे उनको भी दिया। ऐसा नहीं था कि वो किसी के विरोध में थे। इससे बहुत स्पष्ट बात पता चलती है, क्योंकि विरोध करते करते लोग इतना आगे चले जाते हैं कि लोग व्यक्तियों का विरोध करने लगते हैं, और जातियों का विरोध करने लगते हैं। वो इस तरह के नहीं, वो एक बहुत मानवतावादी भी थे। तो हमको इस दृष्टिकोण से भी उनको देखने की जरूरत है। उन्होंने 3% महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया। वो एक बहुत ही खुशहाल बिहार का सपना लेके आगे बढ़े थे, और उसी खुशहाल बिहार के द्वारा वो खुशहाल भारत का भी सपना रखते थे। और इस भारत रत्न से हालांकि उस सपने में कोई चार चांद नहीं लगने वाला है। बेसिकली बीजेपी थोड़ा सा इससे कुछ उनके वोटरों को एक मैसेज भेज रही है, मैसेज भेजने में भी सफल है। कुछ वोट तो वो
ले पाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बताता है कि ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है, लालू यादव की, नीतीश कुमार की, वो सही चल रही है। और उनको इसी पर, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, बिहार सरकार ने राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, फिर उसके अगले दिन एक और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ। तो बिहार ने जैसे 2 लाख नौकरियां दी हैं, जिस तरह से विकास के मार्ग पर निकल गया है, जिसे एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रहा है बिहार, उस तरह से बिहार को रोकना और उस तरह से मोदी जी को बिहार को रोकना और खास करके उनकी पार्टी को, उनकी राजनीति को, उनकी विचारधारा को बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छी पहल है। जी धन्यवाद। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राजस्थान चले, उसके पहले हम फिर एक बार बिहार चलेंगे। बिहार की धरती जिस पर कि समाजवादी सिद्धांतों का, समाजवादी नीतियों की वो एक बड़ी प्रयोगशाला रही है, और उसके नायक बन के उभरे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। और आज की तारीख में जिस तरीके से उनके उस दर्शन को नीतीश कुमार जी लेकर के चल रहे हैं, और खास करके ये जो जाति जनगणना है, ये पूरे के पूरे देश की पॉलिटिक्स को ये बदलने वाला है। और यही कारण है कि मनुवाद पर चलने वाला और सामंती और कारपोरेट पूंजीवाद की पक्षधर या सरकार को भी उनको नोटिस लेना पड़ा। और खास करके साल भर से जो शताब्दी समारोह चल रहा था कर्पूरी ठाकुर का, और कल जिस तरीके से शताब्दी समारोह के समापन पर बात उठाई गई, मांग उठाई गई, तत्काल जो सो इस सरकार ने उसको नोटिस किया। और इस बीच जो भी हम इसको देखें कि भाई देखिए, बिना पिछड़े, बिना दलित, बिना अल्पसंख्यक, बिना इन सारे लोगों के सरकार जनतंत्र में कैसे करेंगे? तो शायद उसको डेंट करने के लिए या जो कुछ भी है इस पर, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिस तरीके से आज उन्होंने पूरा पटना के सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर मय कर दिया, या यूं कहें कि अपना समाजवाद की एक तीव्र धारा उन्होंने प्रवाहित किया है, जो निश्चित रूप से पूरे देश को वो सिंचित करने वाली है। इन सारे संदर्भों में, इस सारे राजनीति पर जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे ये साथी जगनारायण सिंह यादव जी हैं। जगनारायण सिंह यादव जी, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। हो गया, आवाज मिल रही है? जी जी जी। अरे तिवारी जी, समाजवादी आंदोलन, जैसा कि प्रोफेसर संदीप यादव जी ने चर्चा किया, तो सीएसपी का गठन पटना के जो बोल रहे थे अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में हुआ। इसकी कुछ बेसिक प्रस्थापनाएं थी, और खास करके डॉक्टर लोहिया ने उसको 4 बात बताई थी। कि पहला तो उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, वंश और भाषा के साधन के रूप में इस देश में राजनीतिक लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टि और विवेकशील आचार विचार का अभाव ये भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। तीसरी बात लोहिया जी ने कही कि कथनी में प्रगतिशीलता और करनी में प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी रवैया भारतीय राजनीति की एक विडंबना रही है। चौथी बात उसने कही कि यूरोप की नकल में के महारथी जो है, रुचियों में यूरोप की आदत और उसके गुलाम सफेद पोश मध्यम वर्ग राजनीति तथा नौकरशाही पर मजबूत पकड़ बना के हिंदुस्तान की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। इन चीजों से लड़ने के लिए डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन के बेसिक जो वैचारिकी की प्रस्थापना की थी, और कर्पूरी ठाकुर इस चारों पॉइंट के सख्त मैंने लागू करने में लगे रहे। कर्पूरी जी फ्रीडम फाइटर से लेकर के और यहां तक पहुंचे, और जहां तक भारत रत्न की बात है तो देखिए तिवारी जी, दुनिया के अंदर आंदोलन में 2 लक्ष्य होता है, एक को प्रॉक्सिमेट कहते हैं, दूसरे को अल्टीमेट कहते हैं। तो कर्पूरी जी का प्रॉक्सिमेट गोल था कि समाज में उत्पन्न विषमता को समाप्त किया जाए, समता की लड़ाई लड़ी जाए, समता स्थापित की जाए। ये मौलिक उनका सिद्धांत था कि, लेकिन इस सिद्धांत में वैचारिकी का बड़ा महत्व था। ये पिछड़े आंदोलन जो बोलते हैं बिहार में मजबूत है, तो इस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर तो थे ही अगुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो वैचारिक रूप से जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे, जैसे मधुलिमय थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे,
आपको राजनारायण जी थे, जनेश्वर मिश्रा थे, मामा बालेश्वर दयाल थे, बहुत सारे लोग थे जो इस विचार को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग किए हैं। तो कर्पूरी जी ने जब शिक्षा मंत्री थे तो वो मिडिल स्कूल तक की फीस माफ किए थे। इसके बाद उनको फिर मौका मिला तो हाई स्कूल तक माफ किए। 5 एकड़ से जिनके पास कम जमीन था उनका मालगुजारी भी माफ किए। और मुंगेरी आयोग की रिपोर्ट को दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लागू किया तो 20% पिछड़े और अति पिछड़े को दिया 8 और 12 का रेशियो में, और 6% जो था तो लोहिया जी महिलाओं के बारे में, मुक्ति के बारे में काफी चर्चा करते थे, तो उसमें से 3% महिलाओं को आरक्षण दिया और 3% ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया, जिससे ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं उनका भी संवर्धन हो, समृद्धि हो, इसके लिए उन्होंने ये रखा। उस समय चूंकि मुंगेरी आयोग ने 26% ही रिकमेंड किया था तो वो रिपोर्ट को लागू किए, और उसी रिपोर्ट को लागू करने के बाद बिहार में तथाकथित सवर्ण जाति के मनचले लोग, सामंती लोग जो इस विचार से सहमत नहीं थे, उन लोगों ने काफी हंगामा किया, भला बुरा भी कहा कर्पूरी जी को, जो कि ये मीडिया में बताने की चीज नहीं है। लेकिन कर्पूरी जी दृढ़ विचार के आदमी थे और कर्पूरी जी ने जिंदगी में लोहिया द्वारा प्रस्थापित सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए अथक प्रयास करते रहे, जीवन पर्यंत लगे रहे। कर्पूरी जी कभी भी अपने समय में अपने परिवार को आगे नहीं किए। कर्पूरी जी कभी ईमान को खराब नहीं किए, और ईमान का ये आलम था कि आप एक संदर्भ बताते हैं, जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उनकी धर्मपत्नी एक कचिया और बकरी लेकर जा रही थी, और एक रस्सी के साथ, कचिया माने हसुआ होता है, जो तिवारी जी का चुनाव चिन्ह हसुआ बाली, तो जब जा रही थी तो वहां का कलेक्टर पास कर रहा था, तो उस कलेक्टर का आदमी बोला कि देखिए सर, ये मुख्यमंत्री जी की पत्नी जा रही है। वो कलेक्टर साउथ के रहने वाले थे कि भाई गलत बोल रहे हो, ये झूठी बात बोल रहे हो। कहा कि नहीं सर, पूछ लिया जाए। फिर डीएम साहब ने आगे गाड़ी लगा के रोका कि औरत कौन है, तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी जी की पत्नी है, जो अपना बकरी और कचिया हंसिया लेकर के घास काटने जा रही है। तो वो आश्चर्य किया कि इस तरह के धरती पर भी लोग आज भी हैं जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, और उनकी औरत एक समान जीवन में जाकर के अपना काम कर रही है। तो कर्पूरी जी के बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्पूरी जी कहीं भी खाते थे, किसी में सो जाते थे, ट्रेन में चढ़ जाते थे, कभी रिक्शा पर चले जाते थे। इनके अंदर जो सहजता थी और सुचिता थी, उसके बिहार में लोग कायल थे, और इनको इसीलिए जननायक भी कहा गया। कर्पूरी ठाकुर इतना लोकप्रिय थे कि इनको जननायक की उपाधि जनता ने दिया। स्वतः लोग कहना शुरू किया कि जननायक है, जननायक है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी राम को तो आगे कर रही है, हम लोगों को राम से मतभेद भी नहीं है, राम की पूजा जिसको आस्था है करनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर लोहिया जी रामायण मेला भी लगाते थे, और राम के चरित्र को वर्णन करने के लिए बराबर अपील करते थे कि राम, कृष्ण और शिव के आचरण को यदि जनता में उतारा जाए तो इससे बेहतर समाज बन सकता है। इन सारी बातों को हम लोग रखते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज प्रतीकों का प्रयोग करने में लगी हुई है, उसको काम से कुछ लेना। गांधी जी ने भी कहा कि राम और रोटी दोनों राजनीति के लिए जरूरी है। राम भी रहेंगे, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को रोटी की व्यवस्था करनी होगी, और रोटी के लिए रोजगार, काम, देश के समृद्धि, ये उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो केवल राम के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। रोटी उनके लिए प्रमुख नहीं है, रोटी उन्हीं लोगों के लिए प्रमुख है जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए राम रोटी से लेकर कर्पूरी जी ने जो किया, और जो भारत रत्न दिए हैं, हम लोग 2007 में विधानसभा से प्रस्ताव पास किया, 3 बार प्रस्ताव पास किया, उनकी सरकार में भी हमारे साथ साझेदारी था, फिर भी ये लोग नहीं दिए। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के बाद, नीतीश कुमार के नेतृत्व करने के बाद, जाति आधारित गणना कराने के बाद बहुत सारे परिस्थिति बदल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर चला चुकी है कि भाई इस तीर से हो सकता है कि अति पिछड़ा का लाभ हमको मिल जाए। यही सब भारत रत्न देने का उनका है, नहीं तो ये तो बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे हैं।
उनकी सरकार में थे तभी हमने प्रस्ताव पास किया, लेकिन वो लोग लागू नहीं किया। लेकिन आंदोलन का दबाव है, इसलिए वो मजबूरी में भारत रत्न दिया है। फिर भी मजबूरी में भी दिया है तो हम उनका एक इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, उनका मुबारक देते हैं, उनको बधाई देते हैं। जी जना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ बने रहिए, फिर समय मिलता तो आपका फिर आते हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान। कैलाश मीणा जी, आप इस पूरे आंदोलन को और खास करके ये जो जिसके प्रतीक पुरुष उभर करके उभरे अपने एक कर्पूरी ठाकुर जी, और उनके रास्ते को जिस तरीके से पुख्ता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपकी इस पर टिप्पणी। जी, आप सभी को मेरा जिंदाबाद। आप आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए जी। आप सभी को जिंदाबाद। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से मैं हूँ, मैं क्रिमिनल नोटिफाइड ट्राइब से हूँ, और मैं जो कुछ भी इस समाज में करने का दिया, कर्पूरी जी को पढ़ा, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा, और यही वजह है कि जैसे लोग इनको पढ़ के और सामाजिक न्याय के जो लड़ाई है उसको हर समय हर दिन लड़ते रहते हैं। वर्तमान समय में जो देश की राजनीति है, उस राजनीति में जो सामाजिक न्याय के अवरोध खड़े किए हैं जिन लोगों ने, जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उस समय नारा लगा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। ये कर्पूरी जी और उनकी ही हिम्मत थी उस जमाने में। हमने उनको पढ़ा और पढ़ के प्रेरित हुए इसके लिए कि उस जमाने में शिक्षा की बात करना, उस जमाने में पिछड़ों को आगे लाने की बात करना, दलित आदिवासी की बात करना, उस जमाने में अगड़े समाज के जो लोग पिछड़ रहे थे उनको भी साथ। तो ये हिम्मत का काम था, और बगैर किसी की लालच के उन्होंने इस काम को किया। और राजनीति की जो सुचिता की जो उन्होंने रखी, कहीं भी उनकी सादगी को, उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। मैं समाजवादी आंदोलन के हमारे अग्रज जो भी हैं, नीतीश कुमार जी से लेकर तमाम तरह के साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जन्म शताब्दी समारोह जो मनाया जा रहा था, अभी जैसे यादव जी बता रहे थे, 3 बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के बाद भी जिन लोगों की इस पे नजर न जाए, हम लोग समाजवादी आंदोलन के लोग इस तरह के पुरस्कारों में, इस तरह की उसमें बहुत कम रखते हैं, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। फिर भी नजरअंदाज करने के बाद, तमाम तरह के निजीकरण के पैरोकारी में सारे जब संसाधन देश के निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं, और उनकी पैरोकारी करने वाले लोग, पूंजीवाद की पैरोकारी करने वाले लोग, समाजवाद के इस पुरोधा और जननायक कर्पूरी जी को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका भी, चलो उनको कहीं से ये चाहे वोट के लालच में या कहीं भी उनको आई हो ये सद्बुद्धि, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इससे प्रेरित होके जो इन समाजों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में वैचारिक स्पष्टता के साथ आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में जो वैचारिक स्पष्टता नहीं है इन वर्ग के युवाओं में, उसकी वजह से बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। और हमको समझना पड़ेगा, संदीप यादव जी भी अभी बोल रहे थे, इस समाज के इन पिछड़े दलित आदिवासी और अगड़े लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तमाम तरह के गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, उस समय के लोगों ने समाज की एक कल्पना की थी। उस कल्पना में यह सोचा था कि जिस समाज में न्याय नहीं होगा उस समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, और बराबर के संसाधनों की। उनका नारा उस समय था, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। उस समय ये नारा लगा था। तो शिक्षा एक तरह की हो और संसाधनों का समाज में बंटवारा बराबर हो, सबको समान से सम्मान जीवन जीने का अधिकार हो, ये बातें, ये सिद्धांत उस समय समाज के अंदर सख्ती से लाने की जो पैरोकारी थी, उसको रोकने के लिए तमाम तरह के जो षड्यंत्र हुए, उनमें कुछ नेताओं को कभी किसी उसमें, कभी आज की राजनीति का उसी का परिणाम है।
हमें इन सब के बीच कर्पूरी जी को याद करके और समाज की इस लड़ाई में हम सबको हमारे तरीकों में भी जिन जिन तरीकों में सुधार करना पड़ेगा कि इन तरीकों की वजह से जो सामाजिक न्याय की समाजवाद की लड़ाई क्यों पिछड़ी, हमें आत्मविश्लेषण भी करना पड़ेगा। हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि किन तरीकों से किस वैचारिक इसको कुंद किया गया जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। अभी कह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी बकरी लेके निकल रही थी, वो सादगी आज राजनीति में कहां। आज 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के मालिक बन के जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं समरसता का, उन लोगों के लिए एक समझने का ये है, उन्हें भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि समाज में हमें शांति व्यवस्था, तो हमें समाज समरसता लानी पड़ेगी। संसाधनों के बंटवारे पे निजीकरण को छोड़ना पड़ेगा और तमाम तरह के जो नौकरियां हैं, तमाम इसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी, दलित आदिवासियों की हिस्सेदारी और निजीकरण के रास्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनके इस पे भारत रत्न के साथ साथ उनको अपने निजीकरण की इस पे भी पुनर्विचार करना चाहिए और देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और तमाम तरह के लोगों को और अगड़े जो बिल्कुल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनमें समरसता स्थापित करने के लिए उनको अपने इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया, इसके लिए पुनः तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आज गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो लड़ाई हमने इनसे सीखी, इनको पढ़ के सीखी थी, वो लड़ाई आज अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश मीणा जी, हमारा साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार रामस्वरूप मंत्री जी भी जुड़ चुके हैं, आगे संचालन की वो जिम्मेदारी वो निभाएंगे। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रतौरिया जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हम चलते हैं बनारस। बड़े लंबे दिनों से समाजवादी आंदोलन के अगुवा रहे हैं और जनता दल से लेकर के समाजवादी पार्टी तक के ये राजनीतिक गतिविधियों से आप परिचित रहे। आपकी टिप्पणी अतहर जमाल लारी साहब, आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी और पूरे जो भी पैनलिस्ट लोग हैं सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को खराज अकीदत पेश करता हूं, नमन करता। और अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले पराक्रम भवन में, शायद आप थे कि नहीं थे, जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया था। उसमें तमाम पटना से और अरुण जी से लेकर तमाम लोग थे, जिसमें की गई थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। बहरहाल आज सरकार ने, और ये समाजवादियों की मांग तो जमाने से रही है, जब से इस दुनिया में नहीं रहे हैं उसके बाद से ही तमाम समाजवादियों ने इस मांग को दोहराया और मांग किया कि इनको जो है भारत रत्न दिया जाए। बहरहाल आज सरकार के समझ में आया है और जन्म शताब्दी समारोह के मौके पे कल शाम को इनको इससे नवाजा गया। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति है, मैं उसमें बाद में आऊंगा। आपकी आवाज कट रही, लग रहा है कि आपका नेटवर्क नहीं है। हम चलते हैं रामस्वरूप मंत्री जी के यहाँ। रामस्वरूप मंत्री जी, अपनी टिप्पणी के साथ आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, आप संचालन भी कीजिए और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, एडवोकेट राजौरिया या कौन है, तो अपनी टिप्पणी के साथ आप चर्चा बढ़ाइए। बाकी लोगों की बात हो चुकी है। अतहर जमाल लारी साहब ये जैसे नेट में आते हैं वो अपनी बात पूरी करेंगे। रामस्वरूप मंत्री जी। तिवारी जी, मैं अभी भी रास्ते में हूँ, मैं घर पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जुड़ा हूँ, जब तक चलता है नेटवर्क में हूँ साथ में। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम भारत सरकार ने किया है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जो अपनी सादगी के कारण पहचाने जाते थे
सिद्धांतों के कारण पहचाने जाते थे और प्रतिबद्ध समाजवादी नेता रहे हैं। उन्होंने ही आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर देशव्यापी पैमाने पर पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर देश में समरसता के एक आवाहक थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी सादगी की चर्चा होती थी। जब ऐसे कई वाकये उनके साथ में हुए और जब लोग उन मुख्यमंत्री के रूप में उनसे सहयोग मांगने गए तो उन्होंने किसी भी बेजा काम करने से इनकार कर दिया। कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी के चर्चे पूरे देश भर के समाजवादी नेताओं, समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श थे। लेकिन भारत रत्न क्यों दिया गया, क्यों कर्पूरी ठाकुर याद आए भारत सरकार को, यह भी एक सवालिया निशान लग रहा है इस पर। इसलिए लग रहा है कि 2024 का चुनाव सामने है और कर्पूरी ठाकुर बिहार के जन जन में बसे हुए हैं। बिहार में एकमात्र नेता कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे जो आम आदमी की बात करते थे, आम गरीब गुरबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे और उनके लिए काम करते थे। और जो बिहार की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है आने वाले चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर बिहार में उसको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का पासा फेंका गया है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी यह कहेगी कि देखो हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, कर्पूरी ठाकुर की इज्जत हमने की है, हमारी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न दिया है। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर जी के काम हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, उसके लिए भारत रत्न जैसा पुरस्कार बहुत छोटा है। आज तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत रत्न नहीं दिया जा सका है। अगर सरकार में सही मायने में सरकार उनके कामों की इज्जत करना चाहती थी तो पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत रत्न दिया जाना था। हालांकि इस पर भी लेकर समाजवादी नेताओं में अलग अलग तरह की चर्चा है कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार डॉक्टर लोहिया के लिए बहुत छोटा है। जो विश्व सरकार का सपना देखने वाले डॉक्टर लोहिया थे, उनके लिए भारत रत्न का कोई मायने नहीं है। उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भी भारत रत्न का कोई मायना नहीं है, क्योंकि मंडल आयोग बाद में आया। लेकिन मंडल आयोग के पहले ही जब पहली बार कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उन्होंने पिछड़ों को अधिकार देने का काम किया। वहीं से पिछड़ों की राजनीति पनपी देश में और पिछड़ों का एक अलग वर्ग हुआ। और आज भी यही खतरा सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पिछड़ों का वोट चूंकि जनता दल में और राष्ट्रीय जनता दल में बटा हुआ है, इसलिए उसको कब्जाने के लिए यह भारत रत्न की कोशिश हुई है। मेरा ऐसा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आप घर पहुंच करके अगर संभव हो तो आप जुड़िएगा हमारे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट, नाम हम स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर फुल स्क्रीन पर लाएं तो ठीक रहेगा, या आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है? हाँ आपकी बात आ रही है, आवाज आ रही है। एक वो सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट रतोनिया या कौन साहब जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो अपनी टिप्पणी रखें। जी सर, धन्यवाद। जी जी सर, नेट का प्रॉब्लम है बहुत। आप अपनी बात रखें सर। जी, सबसे पहले आप सभी साथी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुजन संवाद के सभी संचालकों का, खासकर भागवत जी का, मंत्री जी का और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर सुनीलम साहब का, और मेरे बड़े भाई परम मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्हें क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। संदीप जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी टिप्पणी यहाँ रखना चाहता हूँ। असल में उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े कम
मौके मिलते हैं इस संवाद में आने के, और जब भी मौके मिलते हैं तो प्रयास करता हूं कि सबसे पहले जुड़ूं, क्योंकि वैचारिक लोगों से मिलना जुलना और उनकी बातें सुनना अति महत्वपूर्ण है अपनी बात कहने से ज्यादा। आज भागवत जी का फोन आया तो मैंने कहा अवश्य जुड़ूंगा, और मैं संदीप जी की बात से उनकी बात आगे बढ़ाते हुए असल में मैं अपनी बात चालू करता हूं। और सबसे पहले मैं कर्पूरी जी को नमन करता हूं और उनकी जयंती की आप सभी को बधाई देता हूं। जिस तरीके से संदीप जी ने भारत रत्न पर उनके बारे में कहा, कर्पूरी जी के बारे में, कि वो विश्व रत्न है, भारत रत्न से बड़े उनका एक व्यक्तित्व है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि उनका पूरा कालखंड जो रहा जीवन का, कर्पूरी जी के कालखंड में सर्वप्रथम वो महात्मा गांधी जी से प्रभावित होते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होते हैं, और फिर डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होते हैं। तो गांधी जी की सादगी, तपस्या, अहिंसा, बाबा साहब का समता मूलक समाज का सिद्धांत, डॉक्टर लोहिया की समाजवादी विचारधारा का संघर्ष, तीनों ही का मिश्रण कर्पूरी ठाकुर जी में पाया जाता है, और तब एक कर्पूरी ठाकुर बनता है जो बिहार को और इस देश को बदलने का काम करता है, और इस देश में एक नई मिसाल पैदा करता है, एक उम्मीद के रूप में इस देश के लोगों के बीच में काम करता है। तो वो व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी ठाकुर साहब रहे हैं, और उनका जिस तरीके से प्रारंभिक जीवन रहा, हम आज उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत रत्न 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज उनकी जयंती भी है, और भारत रत्न से भी वो नवाजे गए हैं, और उस सरकार ने उन्हें नवाजा है जो सरकार बात तो कर्पूरी जी की करती है, बात तो महात्मा गांधी की करती है, बात तो डॉक्टर अंबेडकर की करती है, बात तो डॉक्टर लोहिया की करती है, लेकिन काम बिल्कुल विपरीत करती है। काम वो करती है जो जिनके खिलाफ गांधी जी लड़े, डॉक्टर अंबेडकर लड़े, लोहिया जी लड़े, कर्पूरी जी लड़े, काम सारे के सारे वो सरकार करती है। इसका मतलब कि वो सरकार जो है कर्पूरी जी को आने वाले चुनाव में एक तरीके से चुनावी स्टंट के रूप में उपयोग करना चाहती है। अभी कुछ हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार एक बड़ा राज्य के तौर पर, दोनों बड़े राज्य के तौर पर जाने जाते हैं। लगभग 120 सीटें लोकसभा की वहां है, और भाजपा के लिए वहां से लीड करना इस लोकसभा चुनाव में, ये समझना कि वो जीत तय कर रहे हैं, इसलिए उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहां मध्य प्रदेश की भी ऐसी घटनाओं का उनने फायदा उठाया है, और चाहे वो राम मंदिर की घटना हो, इन चुनाव में फायदा लेने का, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर यादव को सीएम बनाना हो, यादव वोट लेने के लिए, या अब बहुजनों का वोट लेने के लिए, जी विश्व जी, उत्तर प्रदेश और बिहार के सामाजिक न्याय के जुड़े हुए लोग हैं, उनका वोट लेने के लिए कर्पूरी जी का उपयोग करना हो। कर्पूरी जी का जीवन बड़े ही संघर्ष में रहा, चाहे उनका बचपन का जीवन हो, उनकी स्कूल की पढ़ाई हो, उनके कॉलेज की पढ़ाई हो, वो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े, कॉलेज गए तो पैदल गए, नंगे पांव गए। दो चीजें हम इसमें देख सकते हैं, चाहे पैसे की कमी हो या फिर सामंती व्यवस्था का वहां पर बोलबाला हो। अगर हम आज से 100 साल पहले का बिहार देखेंगे तो शायद हम पाएंगे कि गरीबी से भरा हुआ बिहार है, भुखमरी से भरा हुआ बिहार है। वहां पर लोग इतने असहाय हैं कि अपना जीवन यापन मुश्किल से कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक व्यवस्था है जो बिल्कुल फल फूल रही है, वो सामंतवादी व्यवस्था है। तो दो चीजें उनके जीवन में हम देखते हैं, चाहे वो पैसे की कमी हो, गरीबी हो, या सामंतवाद का बोलबाला हो। तो जब वो कॉलेज गए तो चप्पल नहीं थी उनके पास, चप्पल नहीं थी, इसका मतलब या तो उनके पास पैसे की कमी या फिर सामंतवाद का बोलबाला वहां पर। उसके बाद उनका जो संघर्ष रहा, चाहे वो भारत जोड़ो आंदोलन के समय का हो, चाहे वो नेपाल में रह के अंदरूनी तरीके से क्रांति का आगाज हो, फिर वापस आके बिहार में शिक्षक के तौर पर
जो उन्होंने क्रांति की, फिर दूसरे गांव में जाकर पर्चे बांटते थे वो हो, और जेल में भी गए। असल में मैं एक लाइन संदीप जी की एक लाइन और उसमें जोड़ देता हूँ। जब वो जेल में रहे, जेल में रहने के बाद जब उन्होंने स्टडी की तो एक जब वहाँ स्टडी के दौरान मैं सुन रहा था रमाशंकर सिंह जी को, मैंने उनका एक लाइव भाषण सुना था। कर्पूरी जी ठाकुर पर बहुत अच्छा व्याख्यान वो करते हैं। तो जब वो रहे जेल में रहे, तो जेल में रहने के दौरान मार्क्स को उन्होंने पढ़ा। तो मार्क्स को उन्होंने पढ़ा। मार्क्स का दर्शन पूरी दुनिया का दर्शन है। वो दुनिया को एक करके देखते हैं, दुनिया के मजदूरों को एक करके देखते हैं इसलिए। और जब वो मार्क्स को पढ़ते हैं तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्पूरी जी का दर्शन भी पूरी दुनिया का दर्शन है, भले ही उनकी क्रांति बिहार से चली हो। और 1952 के चुनाव से हम उनकी लोकप्रियता देख लेते हैं कि वो जब वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें दलकार कर महिलाएं भगा देती हैं और वो कहती हैं हम तो जाने कौन कौन वोट मांगने आ जाता है, हम तो कर्पूरी को वोट देंगे। तो जब वो बोलते हैं कि मैं ही कर्पूरी ठाकुर हूं, तो उनके साथ उनको कितना प्यार और दुलार वो महिलाएं देती हैं। तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बिहार के आम आवाम में। और जब वो चुनाव लड़ते थे तो असम में काम करने वाले बिहारी मजदूर, बंबई में काम करने वाले बिहारी मजदूर, दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों में काम करने वाले बिहारी मजदूर उनके प्रचार में आते थे और अपने बिल्कुल अपना काम धंधा छोड़कर आते थे और इस तरीके से प्रचार करते थे कि वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण रहा कि वो आज तक एक चुनाव नहीं आ रहे, सिर्फ एक चुनाव आ रहे, वो भी 2 महीने बाद दोबारा वो जीत गए 2-3 महीने बाद। और इसी का फायदा जो है वो भाजपा की सरकार उठाना चाहती है। इस टिप्पणी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो इस लाइव के माध्यम से इस संवाद को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, और हमारे जो बहुजन वर्ग के लोग हैं और वो लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि देश के अंदर समता मूलक सिद्धांत होना चाहिए, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। जितना हम इस संघर्ष करते हुए जितना हम सफल होने की कगार पर आ भी रहे हैं या इनको हम चुनौती भी दे रहे हैं, तो उतना ही हमारे लिए कड़ा संघर्ष पैदा हो रहा है। असल में ये वो लोग जो इस देश की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे और हमारे लोगों को नाम का फायदा भी उठाएंगे, हमारे महापुरुषों के नाम का फायदा भी उठाएंगे। उनसे बचकर हमें उस रणनीति को अपनाना चाहिए जिस रणनीति के तहत हम इनको दोबारा से चुनौती दे सकें और इनके मूवमेंट को हम कमजोर कर सकें, इनकी मूवमेंट को हम कमजोर कर सकें और इनकी जो राजनीतिक हलचल जो भारत रत्न देने के लिए हुई है, हालांकि वो एक अच्छा कदम है उन्हें कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का। उसके साथ ही वो महापुरुष जिनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं, इस देश के असली हकदार के रूप में उन्हें मिलना चाहिए। धन्यवाद जी विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलते हैं बिहार ही। जनता दल यू के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अपने युवा साथी हैं और प्रबुद्ध है जगनारायण सिंह जी। जगनारायण सिंह जी, जो आंदोलन हम लोग जिस तरीके से आजादी के बाद से ये समाजवादी या उसके पहले से भी कांग्रेस अपना मुख्य पार्टी रही, कांग्रेस के अंदर उसी प्लेटफॉर्म पर ये सांप्रदायिक लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन वहां से सांगठनिक तरीके से जिस तरीके से आरएसएस का भी उभार हुआ, अपने कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें से उभर के आई और खास करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी धारा, जो लगातार इतने बड़े संघर्षों के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना एक सम्मान की बात है, निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक है। लेकिन इसके माध्यम से राजनीति जिस तरीके से डाउन टू अर्थ आ रही है, निचले समाज के वो तरफ बढ़ रही है, अति पिछले समाज की तरफ बढ़ रही है, इन सारे संदर्भों में भारतीय जनता पार्टी का यह एकाएक उनको भारत रत्न देने का निर्णय ये इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे और खास करके साल भर से लगातार ये चल रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को दंडवते जी को, मधुलिमेश जी को, इन सब लोगों का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इन सब लोगों को प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी हालत में
एकाएक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि के पीछे आप क्या देखते हैं कि क्या ये उत्तर प्रदेश और बिहार का दबाव है, ये पिछली राजनीति का, या इनका ये कमंडल राजनीति फेल कर रही है, ये राम का इनका समीकरण फेल करने जा रहा है? जगनारायण जी। देखिए तिवारी जी, कैलाश मीणा जी ने जो बात रखी आत्मविश्लेषण का, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। निश्चित रूप से हमारे कतार में हम लोगों की जमात में कुछ भटकाव आए और उस भटकाव का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू की लीगेसी थी, उस लीगेसी को भी कांग्रेस नहीं बचा सकी, उसमें भी भटकाव आया, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है। नहीं तो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो ज्ञान, ईमान और जनधर्मी राजनीति के जनक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में जो काम किए, तो डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के आधार पर जयप्रकाश नारायण ने जब तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूका, तो उसमें जयप्रकाश जी ने भी कहा कि सप्त क्रांति का सिद्धांत ही संपूर्ण क्रांति है। लोहिया जी और जयप्रकाश जी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ खास कारणवश मनभेद के चलते वो पार्टियों से अलग हो गए कुछ दिन के लिए, लेकिन एक दूसरे के विचारधारा का बड़ा सम्मान करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो 50 साल शासन करने की बात कर रही थी और कह रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो फंस रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंडीशन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो तिवारी जी, जो वस्तुगत परिस्थिति है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फैसला लेने के लिए बाध्य करती है। इस देश में 53 में काका कालेलकर आयोग बना और फिर उस आयोग को कांग्रेस के लोगों ने, उसको गोविंद बल्लभ पंत ने उसको प्रस्ताव रख के खारिज भी किया। तो धीरे धीरे समाज में शिक्षा और चेतना का जो विकास हुआ, उस विकास के क्रम में इस देश के अंदर पिछड़ी जातियों का एक बड़ा ब्लॉक बना हुआ है और इस ब्लॉक के बनने के बाद, शिक्षा दीक्षा बढ़ने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद उनका IAS IPS तकनीकी सेवा में बहुत जगह लोग शामिल हो गए और जो बहुत जगह लोग पदों पर चले गए हैं, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, खास करके जो भारत के पहले शासक वर्ग के लोग हैं, उनके अन्याय के प्रतिकार में ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ब्लॉक पिछड़े वर्गों का, जो अभी तक अनुमानित 54% माना जाता है। बिहार में तो आप देख लिए कि यहाँ जब जातीय गणना हुई, तो उस गणना से पता चल गया कि कितनी बड़ी आबादी है। तो हमारा कहना है कि इस बिहार के अंदर जो समाजवादी आंदोलन थे, उसकी जो विरासत है, उस विरासत को नीतीश कुमार 2005 से, नवंबर 2005 से विकसित किया और विकसित ये किया कि लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में अति पिछड़े को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। और इस आरक्षण का लाभ ये हुआ कि प्रमुख के पदों पर, आपको जिला परिषद के पदों पर, चेयरमैन के पदों पर जो पिछड़ा लोग जो उस कब्जा किए, जो उस पर बैठे, तो उससे समाज में एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। और इस ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है समझ रही है कि जो नीतीश कुमार ने, असल में नीतीश कुमार ही कर्पूरी ठाकुर के असल विरासत का काम किए हैं और विरासत के काम में उनको आधारभूत संरचना से लेकर, जल नल से लेकर और सत्ता में भागीदारी से लेकर सारी चीजों को, आज पार्लियामेंट के अंदर, बिहार के अंदर 6 अति पिछड़ा के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, जबकि ऐसा सोचा नहीं जा रहा था। एक आध आदमी कहीं इक्के दुक्के बन जाते थे संयोग से। तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के 5 पार्लियामेंट के मेंबर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर आते थे। तो जो यहाँ आंदोलन है, इस आंदोलन की ताकत के बल पर और ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को समझ करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो तरह तरह के
सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है। राम तो उसका नैरेटिव है, लेकिन उसके ध्यान वोट पर है। तो इस वोट और नैरेटिव में जो सामंजस्य बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अचानक, चूंकि हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पास करा करके कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन धन्य है यहाँ की जनता और धन्य है नीतीश कुमार, जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान किया है, जिसके चलते इस गढ़ में उसको प्रवेश करने के लिए तरह तरह के वितंड खड़ा करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि बिहार के लोग, आज 5 लाख लोग गांधी वेटनरी मैदान में जुटे हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के दोहरे चरित्र को बेनकाब करेगी। और कर्पूरी जी के जो भारत रत्न मिला है उसका नीतीश कुमार को श्रेय जाता है, और कर्पूरी ठाकुर का असली विरासत नीतीश कुमार ही है। देश और दुनिया और बिहार के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समाजवादी आंदोलन को इसका श्रेय जाता है, सारे समाजवादी इसके लिए बधाई के पात्र है। ये अतहर जमाल लारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर उनका नेटवर्क ठीक है तो अपनी बात को पूरी करें। अतहर जमाल लारी साहब। ऐसा है, अब तो समय नहीं है तिवारी जी, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बनारस से बहुत अच्छा लगाव था, और बनारस में सबसे पहले वह 1964 में आए थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पे उनका यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया, और 1967 में वो बिहार में विधायक दल के नेता भी बने थे, मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे। तमाम बातें हैं, तमाम हमारे वक्ताओं ने बात कही है। हमारी मुलाकात उनसे जब राजनारायण जी का देहांत हुआ था तो हरिश्चंद्र घाट पे हमने देखा, वो नाव से आए और हरिश्चंद्र घाट पे नाव से आए, उतरे और एक जगह जा करके किनारे चबूतरे पे बैठ गए थे, और बड़े गमगीन माहौल में वो अकेले जो है राजनारायण जी की चिता को निहार रहे थे। और इत्तेफाक हुआ कि हमको हमारी उनसे मुलाकात हुई, कुछ लोगों ने ले जा करके मिलाया उनसे, और हमारी बातचीत हुई। करीब आधे घंटे तक जो है वो हमसे बातचीत करते रहे, लेकिन वो बहुत गमगीन थे। आज जो है उनको मैं क्या बातें हुई अब उसके बारे में चर्चा करना तो बहुत अच्छी नहीं समझता, लेकिन वो संघर्ष को उन्होंने जो है बढ़ावा दिया और संघर्ष की बात करते रहे, और आज उन्हीं की देन है। एक तरफ तो उनके सिद्धांतों को न मानने वाले लोग वो मंडल कमीशन के हामी थे, वो जातिगत जनगणना के हामी थे, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने के हामी थे, और उन्हीं की धुर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपना जनाधार खिसकते हुए देख रही कि हमारा जनाधार खिसक रहा है और बिहार में हम नगण्य होते जा रहे हैं। इसलिए मजबूरन मसलेहतन आज जो है उनको जो है सम्मानित करना पड़ा। यह भाजपा की मजबूरी है, लेकिन इससे भाजपा को फायदा वोटों का मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है, पिछड़ा समाज देख रहा है, अल्पसंख्यक समाज देख रहा है, गरीब समाज देख रहा है कि एक तरफ ये उन समाज का विरोध करती है, जातिगत जनगणना का विरोध करती है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, ये माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की देन है कि जब 1977 में वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ही मोरारजी देसाई को पत्र लिखा था, तो मंडल कमीशन बिठाई गई थी, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने बिहार में 26% आरक्षण दे दिया था पिछड़ों और शोषितों को। तो ये माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की ही जो है देन थी जो मंडल कमीशन बना, और आज पूरे हिंदुस्तान में वीपी सिंह जी ने उस मंडल कमीशन को लागू किया, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कमंडल यात्रा निकाली और मंडल का विरोध किया। पूरे जगह जगह हिंदुस्तान में इन लोगों ने आत्मदाह कराने का काम किया। तो ये जो मंडल और जातिगत जनगणना के जो लोग विरोधी हैं, और इसके बदौलत वो चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्र भारत रत्न दे करके हम वोट को बटोर लेंगे, तो ये जनता देख रही है। बहरहाल ये तो तीड़म करेंगे ही भाजपा के लोग,
कम से कम सद्बुद्धि आई, उन्होंने वोट के खातिर ही भारत रत्न दिया। ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व इससे भी बहुत ऊंचा और बहुत ही बड़ा है, और उनकी जितनी भी लड़ाइयों या जो भी सामाजिक न्याय के लिए जिस तरीके से गरीब परिवार से आए, बचपने में नंगे पांव वो स्कूल जाया करते थे। 1952 में जब से वो चुनाव जीते, उसके बाद से जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो चुनाव कभी हारे नहीं। बहरहाल यहीं से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि बनारस से भी उनका बड़ा लगाव था, बनारस बराबर आते रहे हैं। और 1900 जब राजनारायण जी की मृत्यु हुई थी, तो आखिरी 1987 में 21 दिसंबर को राजनारायण जी की मृत्यु हुई थी, और वो उनके शव यात्रा में शामिल हुए और हरिश्चंद्र घाट पे मुलाकात हुई। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम देखें कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह जो राजनीति है जिसका केंद्र बनारस है, राजनीति का केंद्र, समाज का केंद्र, धार्मिक आस्तिकता के सबका केंद्र बनारस हुआ करता है, और वह जो धारा पूरी भारत से निकल के आई, और खास करके समाजवादी धारा, वैज्ञानिक समाजवाद की धारा, जिसके प्रतिनिधि के रूप में आज तारीख में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया गया। और यह सम्मान ऐसे समय में, जबकि यह निश्चित रूप से है कि जनतंत्र में आम आदमी के पक्ष में आपको बात करनी ही पड़ेगी, आम आदमी के पक्ष में आपको नीतियां बनानी ही पड़ेगी। लेकिन आम आदमी को बरगलाने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं है, तो आज की तारीख में भी आप धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हैं, और वो धर्म जो कि आपका नहीं है, आप का उस धर्म से कि आपका कोई मतलब नहीं है, आप धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे तमाम अधार्मिक कार्य आप कर रहे हैं। अधार्मिक कार्य करने का मतलब है कि अगर आप धर्म पुरुष हैं तो आप पाप कर रहे हैं, घनघोर पाप कर रहे हैं। शायद उसी पाप के प्रायश्चित के स्वरूप इन्होंने ये कदम उठाया गया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, और आप सारे लोग जुड़े, और इस बहाने हम लोगों ने पूरे समाजवादी दर्शन को याद किया, समाजवादी अपनी यात्रा को याद किया, समाजवादी आंदोलन को याद किया। और कर्पूरी ठाकुर निश्चित रूप से हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है, हम लोगों के प्रकाश पुंज है, हम लोगों की ज्योति स्तंभ है। हम उनको सादर नमन करते हैं। आज की चर्चा में ये डॉक्टर संदीप यादव जी, ये कैलाश मीणा जी, जगनारायण सिंह यादव जी, अतहर जमाल लारी साहब, ये साहित्य समाज ये विश्वजीत जी, डॉक्टर स्वरूप रामस्वरूप मंत्री, आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित